आप अपने होम टाउन से जब गए और इतने साल बाद जब इंडिया वापस आए हो, आप क्या डिफरेंस देखा है आप? एक नज़र से देखें तो कोई चेंज नहीं है, वही गली मोहल्ले, वही पड़ोस, वही। और एक नज़र से देखेंगे तो बहुत मेजर शिफ्ट है। ओके। एक जो मेजर शिफ्ट आया है मेरठ में इज़ दी फोकस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द गवर्नमेंट। ओके। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरठ को गवर्नमेंट ने दिए हैं, और उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स गो लाइव हो चुके हैं, कुछ जैसे? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बन चुका है 11-12 हज़ार करोड़ का। फिर गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है जो मेरठ से इलाहाबाद तक का बन रहा है 600 किलोमीटर का। 600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे हैज़ बिन कम्प्लीटेड बाई 94%। फिर इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS या फिर नमो एक्स रैपिड एक्स, ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 180 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 10 मिनट्स। तो आप मेरठ से सेंटर से दिल्ली के निजामुद्दीन तक 50 मिनट में आ जाओगे। मेट्रो भी चलेगी जिसकी ऑपरेटिंग स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ द फास्टेस्ट मेट्रो इन द कंट्री। इंडियन ग्रोथ स्टोरी को एक NRI वहाँ बैठ के कैसे देखता है? मीन्स इट इज़ बुलिश अबाउट इट? देखिए, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। सारे स्टेट हमारी GDP को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ डेमोग्राफी, बिकॉज ऑफ लोकेशन। नॉर्थ ईस्ट है, कुछ पहाड़ वाले स्टेट हैं। देयर आर 5, 6, 7 स्टेट्स हैं जहाँ से मेजर कंट्रीब्यूशन आ रहा है इंडिया का। In fact, this region in Indian Peninsula is the fastest growing region in the world. Okay. The other region is Delhi NCR. तो आज एक और बार हम लोग एकांश जी के साथ हैं और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोग इंडिया ग्रोथ स्टोरी, यूपी ग्रोथ स्टोरी और स्पेशली NCR की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करेंगे और प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि कैसे NRI यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट को देखते हैं और क्या वो प्रॉपर्टी मार्केट उनको अगले 10 साल 15 साल में बुलिश लग रहा है एंड ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी, ग्रोथ इंजन क्या है इंडिया का और क्यों NRI को ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट टाइम टू कम बैक टू इंडिया एंड अगर हम वहां जाते हैं, हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका अप्रिसिएशन क्या है वर्सेस यहाँ हमारा कैसे अप्रिसिएशन है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे एकांश जी के साथ क्योंकि काफी एक्टिव है, काफी वो डेटा पॉइंट्स के साथ आते हैं। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो मैंने उनको स्पेशली इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है। चलिए उनसे हम लोग कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक्स एकांश जी दोबारा मिलने के लिए। थैंक यू। एंड आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी। ओके जो हाउ NRI लुक एट इट। ओके फाइन। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो है, आप अपने होम टाउन से जब गए और इतने साल बाद जब इंडिया वापस आए हो, आप आई थिंक 11 साल जब बाहर थे उसके बाद अब आप आए हो, तो क्या डिफरेंस देखा है आपने? वैसे एक्चुअली मुझे 19 साल हो गए हैं। मैंने 10th-12th मेरठ से किया था एंड आफ्टर दैट आई लेफ्ट, और उसके बाद मैं पुणे में रहा। ओके। वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट इज आई हैव लिव्ड इन 15 डिफरेंट सिटीज़ इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। ओके। तो मुझे बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंस है। ओके। चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो। मैं पुणे भी रहा हूँ, बैंगलोर भी रहा हूँ, मुंबई भी रहा हूँ, झांसी भी रहा हूँ, रुड़की भी रहा हूँ, ऋषिकेश भी रहा हूँ, मेरठ भी रहा हूँ, गाज़ियाबाद भी रहा हूँ। और आई हैव वेल ट्रैवल्ड, मतलब इवन बिफोर गोइंग टू US मैंने इंडिया काफ़ी देख रखा था। तो एक मुझे यहाँ के कल्चर का, नब्स का आइडिया है। और US में भी मैं काफ़ी घुमा हूँ। आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 30 स्टेट्स इन नॉर्थ अमेरिका। आई हैव सीन मोर देन 25 नेशनल पार्क्स इन नॉर्थ अमेरिका। ट्रैवलिंग का मुझे बहुत बग है, कह लो ट्रैवल इच है, अच्छा लगता है। तो एक कहते हैं घाट घाट का पानी भी रखा है। जी जी। तो वैसा है। ओके। और इतने साल बाद जब मैं आया, 19 साल बाद मेरठ, तो एक नज़र से देखें तो कोई चेंज नहीं है, वही गली मोहल्ले, वही पड़ोस, वही। और एक नज़र से देखेंगे तो बहुत मेजर शिफ्ट है। ओके। एक जो मेजर शिफ्ट आया है मेरठ में इज़ दी फोकस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द गवर्नमेंट। ओके। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मेरठ को गवर्नमेंट ने दिए हैं, और उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स गो लाइव हो चुके हैं, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कुछ पायलट फेज पे हैं। ओके। कम से कम नहीं तो 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अकेले मेरठ को मिले हैं। जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बन चुका है 11-12 हज़ार करोड़ का। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का एक पैकेज 5 बन रहा है, जो अभी जो एक्सप्रेस वे है इट कनेक्ट्स टू दी आउटर पार्ट ऑफ द मेरठ, बट ये एक्सप्रेस वे का एक स्पर बन रहा है दैट विल कनेक्ट टू द सिटी डायरेक्टली। फिर गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है जो मेरठ से इलाहाबाद तक का बन रहा है 600 किलोमीटर का। एंड टू माई सरप्राइज इट वॉज इनाग्रेटेड, उसका फाउंडेशन स्टोन 4 साल पहले रखा गया था, और इन जस्ट 4 ईयर्स 600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे हैज़ बिन कम्प्लीटेड बाई 94%। और टू माई सरप्राइज दिस मंथ मेरठ से बदायूं 130 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे विल बी ओपन फॉर पब्लिक।
दैट इज़ द पेस एट विच द वर्क इज़ बिंग डन. फिर इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS या फिर नमो एक्स रैपिड एक्स दैट इज़ बिंग गिवन टू मेरठ, जो दिल्ली से मेरठ चलेगी. इट्स अ 82 किलोमीटर प्रोजेक्ट. द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 180 किलोमीटर पर आवर एंड द फ्रीक्वेंसी इज 10 मिनट्स. Okay, तो आप great. मेरठ से सेंटर से दिल्ली के निज़ामुद्दीन तक 50 मिनट में आ जाओगे. और ये 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है. और इसमें मेरठ के 28 किलोमीटर सेक्शन पे मेरठ मेट्रो भी चलेगी, जिसकी ऑपरेटिंग स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ द फास्टेस्ट मेट्रो इन द कंट्री. इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मेरठ को दिए गए हैं. उसके अलावा इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी भी मेरठ को ही मिली है. उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे डिसिप्लिन्स की पढ़ाई, चाहे वो स्पोर्ट्स इटसेल्फ हो या फिजियोथेरेपी हो या इवेंट मैनेजमेंट हो स्पोर्ट्स के, या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा वहाँ पे. Okay. दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस. मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज बन गई है, वो बन रही है. ये तो प्रोजेक्ट हैं जो उसके अलावा मेरठ से 4 नेशनल हाईवे कनेक्ट होते हैं. एक मेरठ शामली नेशनल हाईवे जो पूरा बन के अपग्रेड हो चुका है 4 लेन में. दूसरा है मेरठ मुजफ्फरनगर हरिद्वार नेशनल हाईवे, वो पूरा हाईवे अपग्रेड हो चुका है. इनफैक्ट गवर्नमेंट ने उसे 6 लेन के लिए अप्रूव कर दिया है. तीसरा नेशनल हाईवे जो मेरठ नजीबाबाद पौड़ी नेशनल हाईवे आता है, वो 50% या 40% अपग्रेड हो चुका है और बहुत ही अच्छा बना है. मैं खुद उस पर हस्तिनापुर कई बार गया हूँ. हस्तिनापुर जैन तीर्थ स्थान हमारे लिए, मैं कई बार गया हूँ. बहुत ही अच्छा बना है और वो 50% बन चुका है. बाकी का नजीबाबाद पौड़ी तक बनेगा. Okay. फिर मेरठ गढ़मुक्तेश्वर नेशनल हाईवे अगेन वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बन चुका है, आधा बन रहा है, बहुत अच्छा बना रहे हैं. उसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे मैंने आपको बता ही दिया. इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस पे फिर मेरठ की पूरी एक आउटर रिंग रोड बन रही है, जो हापुड़ रोड से, जिनको मेरठ का पता है उनके लिए बता रहा हूँ, जो मेरठ रुड़की रोड पे कनेक्ट करेगी एंड इट विल इंटरसेक्ट ऑल द नेशनल हाईवेज. Okay. तो मेरठ की एक आउटर रिंग रोड बन रही है. तो Okay. इस तरह के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सम वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कुछ गो लाइव हो चुके हैं, कुछ आने वाले समय में. एक प्रोजेक्ट है पायलट फेज में, देयर इज अ प्रोजेक्ट दैट द यूपी गवर्नमेंट हैज ब्रॉट, इट्स कॉल्ड CM ग्रीन ग्रिड प्रोजेक्ट. उसमें उस प्रोजेक्ट के तहत वो यूपी के अलग अलग शहरों में जो वहाँ की रोड्स हैं उस पर मॉडल POC कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, वेयर दे आर गोइंग टू ब्रिंग ऑल दी अंडरग्राउंड, मतलब नए नालियाँ बना रहे हैं, नई सीवेज सिस्टम बना रहे हैं, सारे वायर्स वो अंडरग्राउंड कर रहे हैं, वॉकवेज बना रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं, जीब्रा क्रॉसिंग बना रहे हैं, रेड लाइट्स बना रहे हैं, आपकी ट्रैफिक लाइट्स बना रहे हैं, और उसमें वो सेंटर मीडियन पे मेट्रो चलाएंगे. तो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है यूपी गवर्नमेंट का. उसके लिए उन्होंने 250-300 करोड़ एलोकेट भी किए हैं और हर शहर को 40-50 करोड़ दिए हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट में POC करके देखो. मेरठ में भी चल रहा है. पूरा एज ऑफ टुडे अगर मैं मेरठ की बात करूँ तो खुदा पड़ा है. बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि अगले 5-7 साल में जब ये सारे प्रोजेक्ट्स गो लाइव हो जाएंगे, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरठ के क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी आएगा और मेरठ के रियल एस्टेट पे भी आएगा. अभी तो हमने चलिए मेरठ की बात की, अब अगर ओवरऑल हम इंडिया पर आते हैं. ओके, ये तो एक एग्जांपल था. इंडियन ग्रोथ स्टोरी को एक NRI वहाँ बैठ के कैसे देखता है? मींस इट इज़ बुलिश अबाउट इट, आर दे बुलिश अबाउट इट, और उन्हें लगता है कि नहीं, ये अभी 15-20 साल और लगेंगे, अभी रुकते हैं. कैसे कैसे आप लोग देखते हो वहाँ पे बैठ के? देखिए, देर आर सम मैक्रो ट्रेंड्स, देर आर सम माइक्रो ट्रेंड्स. कुछ मैक्रो स्टोरी है, कुछ माइक्रो स्टोरी है. तो जैसे मैंने मेरठ की बताई, एक बहुत माइक्रो स्टोरी है, ये हर एक NRI के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. बट ये स्टोरी आपके भी स्टेट में रेप्लिकेट हो रही है. देखिए, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं. सारे स्टेट हमारी GDP को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ डेमोग्राफी, बिकॉज ऑफ लोकेशन. नॉर्थ ईस्ट है, कुछ पहाड़ वाले स्टेट हैं, वहाँ पे आप इंडस्ट्री नहीं डाल सकते. देर आर 5-6-7 स्टेट्स हैं जहाँ से मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है इंडिया का. एक है इंडियन पेनिनसुला, आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र तेलंगाना हो गया. दीज स्टेट्स आर थ्राइविंग. इनफैक्ट दिस रीजन, इंडियन पेनिनसुला, इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड. Okay. द अदर रीजन इज Delhi NCR. Okay. That is the fastest growing region in the world. These two. In fact, today Delhi NCR population is about 3.5 crore, which includes Noida, Gurgaon, Faridabad, Ghaziabad, Delhi itself. And that population will cross 5 crore in the next 5 years. So it will become the most populous region in the world. तो ये 2 regions हैं जो बहुत fast grow कर रहे हैं. And I think depending on आप कहाँ से belong करते हैं, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो you should take some bets in Pune और मुंबई. अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, you should take some bets in Gurgaon. If you are say from Karnataka, you should take some position in Bangalore. I'm talking about real estate. अगर आप यूपी से हैं, लखनऊ की स्टोरी बहुत अच्छी प्ले आउट हो रही है. इनफैक्ट अगर आप देखिए, जब ये IT बूम नहीं आया था
तो वी हैड 4 मेट्रो सिटीज़। अगर आपको याद है 90s में समाचार आते थे, आज के समाचार इस प्रकार हैं, तो उसमें वो 4 महानगरों की खबर देते थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। फिर जब हमारे देश में IT बूम आया पिछले 20-25 साल में, तो ये 4 महानगर से 7-8 हो गए। अब जो नेक्स्ट स्टोरी प्ले आउट हो रही है इंडिया की, वो सिर्फ IT से नहीं आ रही है, वो छोटे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज से आ रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है, वो डिफेंस से आ रही है, वो और काफ़ी सारी इंडस्ट्री से आ रही है, फार्मास्यूटिकल से आ रही है, इन सब अलग अलग इंडस्ट्रीज से आ रही है। और अब ये इन द नेक्स्ट 2 डेकेड्स ये 8 मेट्रो सिटीज़ विल कन्वर्ट इनटू 15-16 मेट्रो सिटीज़। तो जो Tier 1 सिटीज़ हैं वो तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मुंबई अच्छा नहीं करेगा, बैंगलोर अच्छा नहीं करेगा या दिल्ली NCR अच्छा नहीं करेगा, वो भी अच्छा करेंगे। बट देर आर सम 7, 8, 9 Tier 2 cities which will do very well. We have 104 Tier 2 cities. Out of that, top 7-8%. Okay. Most of them are state capitals, like Lucknow, like Indore. Indore is not a state capital, but it is the financial capital of Madhya Pradesh. Jaipur. These cities will do very well also in terms of contributing to India's growth story. तो जब आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हैं तो सिर्फ IT का कहानी ख़त्म हो गई है। अब और इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही है। जो मेक इन इंडिया है वो कुछ इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे कि लुधियाना से कलकत्ता आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन के ऑलमोस्ट तैयार है। उसके कई सारे पैचेस चल भी रहे हैं। आपका दादरी से मुंबई तक जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो भी ऑलमोस्ट 90% बनकर तैयार है। आई थिंक इस साल या अगले साल बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेट मूवमेंट में आपकी बहुत लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आएगी। इंडिया का टारगेट है, ग्लोबली स्टैंडर्ड जितनी भी अच्छे कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, चाइना, इनकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है GDP में, इट्स लेस देन इन सिंगल डिजिट में 7 to 8 to 9%। इंडिया की 12 to 14% है। दैट इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू कम्पीट इन द ग्लोबल मार्केट, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है। जो इंडियन पेनिनसुला है वहाँ पे तो उनको सी पोर्ट्स मिल जाते हैं अपना माल भेजने के लिए, बट कोई हरियाणा में है, यूपी में, वो अपना माल कैसे भेजे? बिकॉज वी आर लैंडलॉक्ड स्टेट्स। करेक्ट। तो उसके लिए जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, उसके लिए यूपी में इस वक्त सबसे ज़्यादा देश के एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर बने तो यूपी में बन रहे हैं। 6 अलग अलग सिटीज़ में यूपी के मेट्रो चल रही है आज की तारीख में, उसमें से 2 लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कंस्ट्रक्शन में। जिस स्पीड से इंफ्रा में काम हो रहा है यूपी में, इन जनरल इंडिया में, बट यूपी में इट्स अ वेरी गुड स्टोरी बीइंग प्लेड आउट। जैसे मैं आपको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप UK एकदम ख़त्म सा हो गया था। इनफैक्ट UK बैंक्रप्सी पे आ गया था इंग्लैंड। तो उन्होंने वहाँ के लीडर्स ने अपने देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन पुश किया। तो फिर वहाँ से यूरोप और UK उठना शुरू हुआ। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद US उठना शुरू हुआ। वैसे भी उसने अपना एटम बम फेंक के प्रूव कर दिया था कि दे हैव द टेक्निकल पावर इन द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजिकल पावर इन द वर्ल्ड। उसके बाद 60s से 80s और 80s से 2000 में बहुत अच्छी स्टोरी प्ले आउट हुई US में कंज्यूमरिज्म की। उसके बाद 90s के बाद चाइना उठा। 90s में अगर आप देखो GDP में इंडिया चाइना बराबर से थे, लेकिन उसके बाद चाइना में ग्रोथ स्टोरी प्ले आउट हुई। तो अब मेरे को लगता है जो नेक्स्ट 2 डेकेड्स हैं वो इंडिया की स्टोरी प्ले आउट होगी। और दैट विल रिफ्लेक्ट इन द रियल एस्टेट प्राइसेस ऑल्सो, दैट विल रिफ्लेक्ट इन द इक्विटी मार्केट ऑल्सो। मैं कोई इक्विटी मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये मेरा ओवरऑल एज एन NRI ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप वही वाली बात है 1970s में मैनहट्टन में जो फ्लैट कॉन्डोज जिसे बोलते हैं वो $45 पर स्क्वायर फीट पे मिलते थे। आज वही कॉन्डो मैनहट्टन में $1,500 स्क्वायर फीट पे मिल रहे हैं। इसलिए 2 BHK का 750-800 स्क्वायर फीट का कॉन्डो जो आप मैनहट्टन में खरीदते हो वो 1.5 मिलियन के आसपास का आता है, यानी कि 12-15 करोड़ का आता है। वही गुड़गांव की स्टोरी है। आज वही जो आपको 25-30 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पे मिल रही हैं चीज़ें ऑन कारपेट एरिया, या मुंबई में 30-35 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट जो आपको आज महंगा लग रहा है कि गुड़गांव में पानी भरता है, स्टोरी ख़राब है, ये सब मेरठ में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिस दिन ये सब आ जाएगा रेट वैसे हो जाएंगे। तो यू वांट टू join that journey for the next 2 decades or you want to wait for things to get fixed and then you will join? तो रेट उस हिसाब से लगेंगे। एग्जैक्टली अगर आप वही बात है कि जिसने पहले सॉफ्ट लॉन्च में लिया उसका अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, जो वेट कर रहा है, जो डिलीवरी के बाद डेफिनेटली। इसको मैं एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्टेट से बताता हूँ। जब एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, मान लो एक XYZ बिल्डर है, उसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो एक प्री लॉन्च का रेट होता है जब वहाँ गड्ढा भी नहीं खुदा है। फिर एक लॉन्च प्राइस होता है, फिर उसकी वो कंस्ट्रक्शन होती है, 4-5 साल में एक बिल्डिंग बनती है, 6 साल में एक बिल्डिंग बनती है, प्रोजेक्ट पूरा होता है, 8-9 साल हो जाते हैं। फिर जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, वो अनसर्टेनिटी हट गई, क्वालिटी अच्छी आ गई, फिर एक रेट होता है, फिर 2 साल उसे बसने में लगते हैं, फिर उसने प्रूव कर दिया कि मेंटेनेंस भी अच्छी, फिर एक अलग रेट होता है। ऐसे ही शहरों की कहानी है। आपके आज शहर बन रहे हैं,
जब ये तो रियल एस्टेट में देखो दो चीज़ होती हैं, एक प्राइस आपके बढ़ते हैं एंटिसिपेशन में कि ये आ रहा है ना, कहानी सुनाते हैं जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, तो कहानी सुना के वो ज़मीनों के एक रेट बढ़ते हैं जब एक्चुअल में हो जाता है। हाँ, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, प्राइसेस ऑफ द स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन, बट रियल एस्टेट में क्या होता है कि पहले थोड़ा एंटिसिपेशन बढ़ता है और फिर थोड़ा लंबी सांस लेता है रियल एस्टेट कि चलो बढ़ गए हैं रेट, सांस ले लो, और फिर एक्चुअल जब लोग देख लेते हैं कि आ गया है तब बढ़ता है। करेक्ट। तो अभी इंडिया में अगर आप देखो इन लास्ट 4-5 ईयर्स काफ़ी तेज़ी से अप्रिशिएट हुआ है एनसीआर का मार्केट। इनफैक्ट कई लोग प्राइस आउट हो चुके हैं, स्पेशली सैलरीड क्लास आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ। हाँ, मतलब घर खरीदने का विचार ही छोड़ दिया है कई लोगों ने तो आई थिंक अब क्या है, अगले कुछ साल थोड़ी लंबी सांस लेगा एनसीआर का मार्केट, थोड़ा सा या तो रेंट्स कैचअप करेंगे या जरा मरा सा करेक्शन आएगा प्राइस का, या और बोथ विल थिंग हैपन इवेंचुअली, आपका जो प्राइस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। उसके बाद जब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं, जो अभी गो लाइव नहीं हुए हैं, जो अगले 1-2-3 साल में होंगे, कुछ 5-6 साल में होंगे, 7-8 साल में होंगे, तो उसके बाद वो अलग प्राइस होगी। लेकिन अगर आप परपेचुअली वेट करते रहेंगे, वो इज़ नॉट एन आंसर। इनफैक्ट वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट CBDs एंड GBDs इस वक्त NCR में बन रहे हैं। वन ऑफ देम इज़ एरोसिटी एंड अदर वन इज़ IICC शोभूमि। ओके, 2.5 मिलियन या 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट की ऑफिस स्पेस एरोसिटी में बन रही है, वर्ल्ड मार्क 4, 5, 6, 7 में। राइट। इंडिया का सबसे बड़ा मॉल एरोसिटी में बन रहा है, जो एंटरटेनमेंट बेस बन रहा है। ओके, और उसके बाद उसी के पास IICC बना है, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे ऑलरेडी एडवांस बुकिंग के सारे बिजनेस इवेंट्स चल रहे हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स चल रहे हैं। वो भारतीय रियलिटी वाले बना रहे हैं एरोसिटी। आई थिंक IICC भी भारतीय वाले ही बनाएंगे शायद, बट इट्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड। वो अगले 7-8 साल में पूरा होगा। दे विल ऐड एटलीस्ट 8 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ ऑफिस स्पेस इन दैट एरिया। तो जब इतने ग्रेड A कैटेगरी के ऑफिस में, दैट IICC प्रोजेक्ट सेल्फ 26,000 करोड़ का। ओके, तो इतने मेगा प्रोजेक्ट्स दिल्ली NCR को मिल रहे हैं। एरोसिटी में मल्टी मॉडल हब बनने वाला है दिल्ली NCR का। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन 2025, बट जब 2032 में आओगे, 33 में आओगे, सब मिलेगा आपको बना हुआ, और फिर प्राइसेस भी वैसे ही मिलेंगे। एग्जैक्टली, इट्स अ जर्नी, आप कहाँ पे कैचअप करते हो, इट ऑल डिपेंड देयर। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं टॉप 3 सिटी आपको पिक करने के लिए बोलूँ, ठीक है, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ NRI पर्सपेक्टिव से, जो वहाँ बैठे हैं उन लोगों को हेल्प होगी, तो आप कौन से ऐसे 3 सिटी पिक करोगे कि जिसमें आप रहना चाहोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? वो टॉप 3 सिटी आपको कौन से लगते हैं? मैं देखो यूपी से हूँ, मेरठ से हूँ, मैं गुड़गांव का भी रहा नहीं, लेकिन मैं जनरली गुड़गांव की स्टोरी पे बहुत बुलिश हूँ। ठीक है, स्पेशली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे और द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ओके, ये 2 माइक्रो मार्केट्स में काफ़ी हूँ। ठीक है, और इसमें आई वुड रिकमेंड कि आप किसी डोंट गो गागा, अभी रेट्स काफ़ी अप्रिशिएट हो गए हैं, फोमा में मत आइए, किसी डिसेंट कंसल्टेंट से बात करिए और कोई रीसेल में डील उठाइए, किसी अच्छे बिल्डर की, अच्छी कंस्ट्रक्शन में, अच्छी सोसाइटी में बिल्ड उठाइए। क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी अब नोएडा में और गुड़गांव में बन रही हैं, ऐसी सोसाइटीज़ ना तो पूरे NCR पूरे इंडिया में बन रही हैं, ना ही ऐसी सोसाइटीज़ पूरे वर्ल्ड में आपको सैन फ्रांसिस्को में मिलेंगी, ना न्यूयॉर्क में मिलेंगी, ना बॉस्टन में मिलेंगी। बहुत ही अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। इसमें आप एटलीस्ट, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास ऐसे NRI हो कि बहुत पैसा लेके बैठो खिन रहा है, तो आई वुड से गुड़गांव में एक यूनिट लेके बैठ जाओ। यू विल नॉट, मतलब पीपल विल नॉट रिग्रेट। मैं ये कहूँगा रीसेल में एक अच्छी रेट पर अच्छी डील उठा लो। दूसरे 2 शहर हैं जो मैं बुलिश हूँ, बट वो NRI के कंटेक्स्ट में शायद ना बैठें। वन इज़ सोनीपत एंड वन इज़ मेरठ। मेरठ का मैंने बताया, मेरठ में भी कोई बाहर वाला इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ना करेगा भाई। यू हैव टू, Tier 2 का कहानी ये है ना कि यू हैव टू बिलोंग टू दैट प्लेस टू इन्वेस्ट। अगर आप लखनऊ के नहीं हैं, आप मैसूर के हैं, तो आप लखनऊ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लखनऊ के और आप सैन फ्रांसिस्को में बैठे हैं, तो एक बार अपने रूट्स को चेक कर लीजिए कि क्या हो रहा है। हाँ, मतलब मे बी कोई अगर साउथ से बिलोंग करता है, मुंबई से है, तो उसके लिए डिफरेंट रीजन रहेगा, और कोई यूपी से है, कोई नॉर्थ से है, तो उसके लिए डिफरेंट रीजन रहेगा। मैं आपको एक ब्लाइंड स्पॉट बताता हूँ हेमंत। क्या होता है कि जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो 10th बोर्ड होता है, तब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें कोचिंग में डाल दिया जाता है, तो हमारा फोकस कोचिंग पे होता है। मोस्टली NRIs नॉर्मली, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। हमारे घर में मर्सिडीज़ नहीं होती हैं, रेड कारपेट नहीं होता है, और हमें यही सी बताया जाता है कि पढ़ाई करो और कहीं जाके नौकरी करो। राइट। तो हमारा फोकस सारा
उस पे रहता है जॉब पाने पे। तो जॉब कैसे पाएंगे? पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, पहले 2 साल उसमें लगाएंगे, फिर 4 साल उस डिग्री को करेंगे, और डिग्री के बाद जाके 6 साल बाद नौकरी मिलेगी। तो 6-8 साल की जर्नी है सिर्फ जॉब पाने के लिए। तो हमारा सारा फोकस कहाँ है? एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग करने। जब इंजीनियरिंग करने होते तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जो हमारी जॉब लगती है। हम गुड़गांव जाते हैं, हम बैंगलोर जाते हैं, हम किसी पीजी में रहते हैं, शेयरिंग में रहते हैं। वो पीजी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है। फिर उसमें हम देखते हैं रील्स विदेशों की, अपने दोस्तों की फोटोज़ वीडियोस, तो हमें लगता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया में बेकार है। ये एक ब्लाइंड स्पॉट है। उसने कभी वो शहर ही नहीं घूमा होता। इनफैक्ट अगर मान लो मैं मेरठ से हूँ, मैं अपने स्कूल टाइम में कभी देखने ही नहीं किया कि मेरठ की डिफेंस कॉलोनी दिखती कैसी है, वहाँ किस तरह के बंगले बने हुए हैं, वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, वो करते क्या हैं। वो ब्लाइंड स्पॉट है मेरा। अगर मैं लखनऊ में हूँ तो मैं देखूंगा यानी कि आदित्य मार्ग पे है क्या, जहाँ पे सीएम हाउस है गोखले रोड पे, उस पे है क्या, वहाँ पे किस तरह के बंगले बने हुए हैं, किस तरह के रोड हैं। जो गोमती रिवर फ्रंट है उस वाले का एरिया में एक्सप्लोर ही नहीं करूँगा कि वहाँ रेजिडेंशियल एरियाज़ कैसे हैं। तो वो मेरा एक्सपीरियंस जो है ना उस पीजी तक का है। और फिर मैं कहूँगा कि यार वो फॉरेन की लाइफ अच्छी है, मैं वहाँ चले जाता हूँ। आई वुड सजेस्ट कि जब आप अपने अर्ली 20s में हो, या अगर आप लखनऊ से हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, अब मैं तो लखनऊ से नहीं हूँ, अगर आप हो तो एटलीस्ट जब नेक्स्ट टाइम आप लखनऊ आएँ और अपनी पेरेंट्स से मिलने जाएँ तो उन तंग गलियों को तो देखिए जहाँ से आप आए थे, लेकिन एक बार शहर को भी देखिए जहाँ पे पॉश एरियाज उस शहर के। राइट। उस शहर को आप देखते ही नहीं हो। फिर आप एनआरआई हो, मान लो सैन फ्रांसिस्को टोरंटो से आए हो, आप गए हो किसी सब स्टैंडर्ड एरिया में जहाँ आपके पेरेंट्स रहते हैं, आप मिले, लेकिन आपको लगता है यहाँ तो मेरे बच्चे नहीं रह सकते। आप ये नहीं सोचते कि व्हाट आर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आप ये नहीं सोचते कि आपका बच्चा ले मार्टिनियर में स्कूलिंग कर सकता है, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल इन इंडिया, वन ऑफ द टॉप बोर्डिंग स्कूल इन द कंट्री, डे स्कॉलर। आप ये नहीं सोच सकते कि मेदांता खुल गया है लखनऊ में। आप ये भी तो सोच सकते हो कि आप पॉस्ट लोकेलिटी में गोखले मार्ग पे आप एक प्लॉट खरीद सकते हो 300 गज का। उस पर आप ग्राउंड फ्लोर पे आप एक बच्चों की अकेडमी खोल सकते हो, 2 फ्लोर पे एक फ्लोर पे माँ बाप रह लेंगे, एक पे आप रह लोगे। तो वो रियल एस्टेट ग्रोथ भी नहीं समझ रहे, वो एक ब्लाइंड स्पॉट है। तो वो सोच रहे हैं कि वो या तो गली मोहल्ला बेकार वाला है या फिर सैन फ्रांसिस्को है, बीच में व्हाट इज़ द बेटर ऑप्शन। या फिर मैं नोएडा की या गुड़गांव की किसी पॉस्ट लोकेलिटी में या पोस्ट सोसाइटी में एक फ्लैट ले लूं। राइट। तो वो एक चीज़ है, आई थिंक कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो एक चीज़ और बताइए, आपने बात की, हमने एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहिए, रिलीजियस टूरिज़्म। जैसे यूपी की एक ग्रोथ स्टोरी है, उसमें मैंने देखा कि अभी एक डेटा आ रहा था कि जितने बनारस में टूरिस्ट आए हैं वो गोवा से भी ज़्यादा पहुँचे हैं, राइट। तो उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, ये यूपी की ग्रोथ स्टोरी स्पेशली टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से? देखो, यूपी के पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है आ सकती, फॉर एन इंडियन, स्पेशली फॉर, जैसे कि ताजमहल कहीं नहीं आ सकता आप दोबारा, राइट। तो उसको देखने तो यहीं आना पड़ेगा। राइट। बुलंद दरवाज़ा तो आपको नहीं देखने आना पड़ेगा। राइट। गंगा आरती तो आपको देखने यहीं आनी पड़ेगी। देव दीपावली मनाने तो आपको यहीं आना पड़ेगा। दीपोत्सव मनाने तो आपको अयोध्या जाना पड़ेगा। जो आपका अलग अलग हमारे भगवान हैं, उनके जो बर्थ प्लेस हैं, या फिर उनके ज्योतिर्लिंग हैं, वो तो यहीं है। राइट। काशी विश्वनाथ तो यूपी में ही है, अयोध्या का राम मंदिर भी यूपी में ही है, बाकी बिहारी भी यूपी में ही है। इनफैक्ट मैं तो इन माई हेड, वैसे तो वो अलग स्टेट में है यूपी, ऋषिकेश हरिद्वार, मैं उसे यूपी का ही पार्ट मानता था भी पहले। तो मेरे लिए तो वही, तो उसके लिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा। तो दैट हैज़ पिक्ड अप अ लॉट। ओके। और उसमें गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप करा है। बहुत सारी ट्रेन्स भी इस डायरेक्शन में चलाई हैं। जैसे पहली वंदे भारत कहाँ चली थी? पहली वंदे भारत दिल्ली से बनारस के लिए चली थी, या दिल्ली से कटरा के लिए चली थी। अभी एक वंदे भारत चल रही है दिल्ली टू देहरादून, जो वाया मेरठ और हरिद्वार होकर जाती है। मैं परसों जा रहा हूँ हरिद्वार, शायद कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने गंगा हर की पौड़ी, अकेला जा रहा हूँ। 2.5 घंटे की ट्रेन की जर्नी है। मैं जाऊँगा, रात को रुकूंगा, सुबह स्नान करूँगा, नेक्स्ट डे वापस आ जाऊँगा 2 घंटे में। राइट। तो गोवा में लास्ट ईयर 80 लाख टूरिस्ट आया, अकेले बनारस में 1.25 करोड़ आया। दैट इज़ दी पावर ऑफ टूरिज़्म। और फिर टूरिज़्म से ऐसा नहीं कि सिर्फ बनारस जाऊँगा, मेरी जर्नी क्या होगी, मैं लखनऊ लैंड करूँगा, मान लो मैं बैंगलोर से आ रहा हूँ या मुंबई से आ रहा हूँ, आई विल लैंड लखनऊ, फिर मैं अयोध्या भी जाऊँगा, फिर मैं प्रयागराज भी जाऊँगा, और मैं बनारस भी जाऊँगा। वो पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। फिर मैं वहाँ रहूँगा भी, फिर मैं वहाँ खाना भी खाऊँगा, फिर मैं वहाँ कुछ शॉपिंग भी करूँगा, मैं कुछ सोवेनियर भी लूँगा। तो दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू अ लॉट टू द इकोनॉमी। एंड एज ऑफ टुडे यूपी इज़ द मोस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट जो हैं यूपी में आ रहे हैं। जैसे मुझे आप कन्विंस लगते हैं बहुत ज़्यादा इंडियन ग्रोथ स्टोरी को लेके, लेकिन जब आप कनाडा में थे, अपने नेबर्स से बात करते थे या किसी को बताते थे, तो वो समटाइम आपको ये भी बोलते होंगे नो नो यू आर टू ऑप्टिमिस्टिक,
कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपके पास? देखो, मेन तो जब मैं कनाडा से आ रहा था, बहुत सारे लोग सरप्राइज थे मैं जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रहते थे, जिस कम्युनिटी में हम रहते थे, वहाँ पे एक इंडियन, मोस्टली इंडियन ही रहते थे, वहाँ पे एक इंडियन फैमिली थी। दोनों IITian थे और दोनों दिल्ली में पोस्टेड थे, मिनिस्ट्री से रिटायर हुए थे। आई थिंक एक जो अंकल थे, ही वॉज इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, आंटी शायद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर भी, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दे वर इन सम मिनिस्ट्रीज। दोनों रिटायर्ड ग्रुप के अधिकारी हैं, दोनों की अच्छी पेंशन आ रही है। तो जब मेरी वाइफ ने उन्हें बताया कि आंटी हम इतने मार्च में हम वी आर गोइंग बैक टू इंडिया, शी वॉज सरप्राइजिंगली शॉक्ड। वो अलग से मेरे से मिलने आई कि बेटा तुम इतना अच्छा डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ का ना। कह रहे हम तो पछता रहे हैं अपने बेटे को यहाँ भेज के। कह रहे तब तो हमने चाव में भेज दिया कि सब जा रहे हैं, हमने ही भेज दिया। अब इस उम्र में पेंशन आ रही है इतनी मोटी, और हम दिल्ली में हमारा घर वर है और यहाँ हम कनाडा में बर्तन धो रहे हैं। अब एक ही बेटा, बेटे के पास रहे, पोती के पास रहे, अकेले वहाँ रहे। कह रहे हमने अगर ना भेजा होता हम अच्छी खासी लाइफ जी रहे होते हैं वहाँ पे। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत से लोग ना वो यहाँ के पोल्यूशन से, यहाँ के इंफ्रा इश्यूज से, डस्ट से भागते हैं, लेकिन जिस दिन वो डस्ट पोल्यूशन सब हट जाएगा उस दिन सबको को जाएगा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ पोल्यूशन के बारे में। वैसे तो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, पोल्यूशन बहुत बेकार चीज़ है, मतलब इन नो वे इट इज़ जस्टिफाइबल, राइट, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये आपकी जब कंट्रीज़ की साइकिल आती है ना, ऐसा होता है। आई टेल यू, कंस्ट्रक्शन मोड में जब वो होता है, 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, उसके बाद विंस्टन चर्चिल को वापस PM बनाया गया यूके का, इंग्लैंड का, कि टू पुश इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद लंदन में पूरा लंदन स्मॉग में हो गया था, एयर पोल्यूशन में। A lot of people died of air pollution, but he has no option but to push, because there was high unemployment in Europe and in UK. थेम्स नदी काली हो गई थी, बट देन धीरे धीरे जब चीज़ें स्टेबल होने लगी, दे स्टार्टेड क्लीनिंग अप। अब लंदन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल सिटी टू लिव इन। US में पुश हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैनहट्टन जो आज वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड सिटी टू लिव इन है, या सबसे महंगा रियल एस्टेट वहाँ का भी लंदन के बाद वहीं का है, मैनहट्टन का। इट वॉज कम्प्लीटली इन स्मॉग इन लेट 1960s। 1970 में न्यूयॉर्क सिटी को लॉ लाना पड़ा, क्लीन एयर एक्ट। इतना गंदा हो गया था, पूरा शहर गार्बेज हो गया था मैनहट्टन। आप गूगल पे जाइए, पिक्चर्स देखें मैनहट्टन के 1960s में, कि जगह जगह गार्बेज, वेस्ट, वॉज नथिंग। बट क्या करें, जब एक शहर को, एक कंट्री को उठाना होता है। फिर जब 90s में चाइना की साइकिल आई, बीजिंग वॉज इनफेमस फॉर इट्स एयर पोल्यूशन, लेकिन उन्होंने फिर जब पैसा आ गया तो साफ़ कर लिया। ऐसी दिल्ली NCR में हमारे पास पैसा आएगा, हम साफ़ कर लेंगे। लेकिन अब आप बताओ, पोल्यूशन से मरना चाहोगे कि भूखे मरना चाहोगे? तो सरकार तो पहले बोलेगी भाई तू रोटी ले ले, रोटी खा के मर। राइट, करेक्ट। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चाहे वो मेरठ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे आपका गुड़गांव हो। NCR की अगर बात करूँ, क्या ब्रिजेस बनाना रोक दें? क्या फ्लैट्स बनाना छोड़ दें? क्या एक्सप्रेसवे बनाना छोड़ दें? क्या छोड़ दें? अगर देश को डेवलप करना है तो भाई ये कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ेगी, किसी ना किसी जनरेशन को तो पे करनी पड़ेगी। लंदन ने पे करी है, मैनहट्टन ने पे करी है, बीजिंग ने पे करी है, अभी दिल्ली NCR पे कर रहा है। यार डेफिनेटली। और इसीलिए जो ये सर्दियों वाला सीज़न आता है उसमें कंस्ट्रक्शन पे रोक भी लगा दी जाती है कि 2-3 महीने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा होता है जो सर्दियों में। गर्मियों में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए 9 महीने ही कंस्ट्रक्शन होता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं। इट इज़ लाइक हमारी बात हो रही थी ईस्टर्न पेरिफेरल वे है, बहुत सारी है, लेकिन हाँ, बट स्टिल मोर वेज टू गो। मैं किसी स्टेप्स को मतलब पोल्यूशन को आप किस तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते, राइट। ये एक बेकार चीज़ है, रहेगी। लेकिन आप ये समझ लो कि जैसे देश की आज़ादी के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर ने कुर्बानी दी, किसी ने तो दी ना, राइट। तो ऐसे ही अब अगर देश में पोल्यूशन है, NCR में पोल्यूशन है, इट हैज़ टू बी सॉल्व, बट देन वी ऑल्सो हैव टू डेवलप अवर कंट्री। मतलब यशोभूमि ना बनाए, भारत मंडपम ना बनाए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ना बनाए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ना बनाए, गंगा एक्सप्रेसवे ना बनाए, क्या ना बनाए। अब मेरठ में आप जाओगे, अलग अलग कोठियाँ बन रही हैं लोगों की। मेरे घर के सामने जो मेन रोड है, एंटायर रोड हैज़ बीन इज गोइंग थ्रू रीडेवलपमेंट। तो धूल भी उड़ेगी, सीमेंट, अब सीमेंट बनेगा तो फैक्ट्री में तो बनेगा, और सीमेंट को जब आप लाओगे फैक्ट्री से साइट पे, तो ट्रक ही तो चलेगा, ट्रक में डीजल तो डलेगा। अब आपको कंज्यूम करनी है बिजली तो थर्मल पावर प्लांट से ही आएगी। हमारे पास अभी ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं, हमारे पास है ही थर्मल पावर प्लांट। अभी 2 घंटा बिजली बन जाए, हाय कर देंगे लोग, राइट। तो ठीक है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन उसी में उस धूल मिट्टी में पैसा है। बात भी वही है कि पैसा भी उधर ही है। हाँ, तो पैसे का स्वाद भी यही है और पैसे की बरकत भी यही है।
नहीं सही बात है। अच्छा, एक और सवाल आता है, जैसे सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता ना किसी अगेंस्ट हूँ, लेकिन एक इन्फ्लुएंस आता है हमारी जनरेशन को कि भाई सब कुछ बाहर अच्छा है और इंडिया से मूव होना तो इस कंट्री में हो जाए, यहाँ पे टैक्स फ्री है, यहाँ पे ये है, बहुत बड़ी अच्छी बात है और लोग मूव भी होते हैं एंड इट इज़ लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं भी गया और मैं भी लोगों को बोलता है जाना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस पिक्चर होनी चाहिए कि कब जाना है, कब वापस भी आना है, और किस लिए गए थे। जब वो चीज़ पूरी है तो उसको भूलना भी नहीं। तो इसमें आपका क्या कहना है कि जो एक इन्फ्लुएंस है वो बैलेंस होना चाहिए? देखो, मैं दो चीज़ बताऊंगा आपको, दोनों पैसों से रिलेटेड नहीं है। एक तो आपको कोई कहेगा दुबई चल जाओ, वहाँ क्वालिटी लाइफ अच्छी है। कोई कहेगा कि वियतनाम चल जाओ, वहाँ अच्छी है। कोई आपको बता देगा ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर ये बच्चों को ये सिखाते हैं। भाई सबसे अच्छी चीज़ जो बच्चों के लिए ना वो दादी नानी का प्यार है। जो वो भक्तांबर का पाठ, जो रामायण के लेसन्स आपके बच्चों को आपकी दादी नानी दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता। कोई वो सिडनी यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, कोई UofT नहीं दे सकती, वो MIT नहीं दे सकता। वो आपकी दादी नानी जो संस्कार है वो आपके बड़े ही दे सकते हैं, आपका क्लोज नेट फैमिली दे सकती है। तो ये इन्फ्लुएंसर की बातों में मत आओ। दूसरी बात है, ये बात सही है कि हम टैक्स बहुत देते हैं और मुझे भी पेन होता है यार इतना टैक्स है यहाँ पे, लेकिन आप ये सोचो ना, टैक्स बचने के बाद जो पैसा है उसमें तो मज़े हैं यहाँ। टैक्स बचने के बाद जो पैसा है उसमें तो मज़े हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी हरिद्वार जा रहा हूँ परसों, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए। मैं वंदे भारत से जाऊँगा, उसमें खाना भी खाऊँगा। मैं वहाँ हरिद्वार में एक नाइट स्टे भी करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट डे AC2 क्लास से वापस भी आऊँगा, फिर खाना भी खाऊँगा, फिर वहाँ हरिद्वार में भी खाना खाऊँगा, और ये पूरा प्रोसेस मैं सिर्फ $50 में करके आ जाऊँगा। आप वहाँ सैन फ्रांसिस्को से टैक्सी कैब पकड़ोगे, अपनी फैमिली के घर तक पहुँचोगे, उसी में $100 लग जाएंगे आपके। तो और यहाँ मैं पूरा ट्रिप कराऊंगा $50 में अकेला। तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी बहुत है, पैसे का महंगा, पैसे का स्वाद यहीं पर है। आप ये सब सोच भी नहीं सकते वहाँ पे करने की। राइट। तो इसलिए मेरे को लगता है कि इन्फ्लुएंसर की बातों में मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, दूसरा क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक मिथ है। मान लो कोई 22 साल का लड़का है, 24 साल का लड़का है, वो गुड़गांव में जॉब कर रहा है, वो PG में रह रहा है, उसका अच्छा पैकेज है, IITN है, 15 लाख 20 लाख 25 लाख का पैकेज है, और उसने 3-4 साल सेविंग कर ली है। अब उसने अपना वीज़ा लगवा लिया US का, 10-12 हज़ार में वीज़ा लग जाता है, बिजनेस वीज़ा। वो कैलिफोर्निया घूमने गया, वो देखा क्या लाइफ है, एकदम साफ़ हवा, रौंदे चाका, एकदम बढ़िया। वो ये इस लेंथ से देख रहा है कि वो खुद 24 साल का है। राइट। वो ये नहीं देख रहा कि वो जब 35 का होगा, जो 45 का होगा, तब क्वालिटी ऑफ लाइफ के पैरामीटर ही बदल जाएंगे। अभी वो देख रहा है कि वहाँ साफ़ सुथरी सड़कें हैं, अभी वो ये देख रहा है कि वहाँ साफ़ हवा है, वहाँ पे लोग बड़े फिट रहते हैं, वहाँ लोग धूप सेक रहे हैं, ये सब तो दिखता है वहाँ पे। तो यार यहाँ लाइफ बड़ी सेक्सी है, लेकिन वो ये 24 साल का लड़का देख रहा है। राइट। जब आप 35 के हो जाओगे, 45 के हो जाओगे, 55 के हो जाओगे, वो उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा। वो ये नहीं देख रहा कि मेरी वही जो मैंने आपको पहले बताया कि आपकी इमोशनल नीड्स, योर फिजिकल नीड्स, योर फाइनेंशियल नीड्स, योर वो सब बदल जाता है, इवॉल्व होता रहता है। एवरी 10 ईयर इवॉल्व होता रहता है। जैसे आपका बेटा है, मेरा ही बेटा है, वो 5 साल, जब 2 साल का था अलग बिहेवियर था, अब 7-8 साल का अलग बिहेवियर है। टीनेज में आएगा ही बिहेव टोटली डिफरेंट, फिर 25 में आएगा फिर ही बिहेव टोटली डिफरेंट, फिर जब उसकी शादी वादी होगी तो वो इवॉल्व होता रहता है। तो उस चीज़ को समझें। तो एक चीज़ और बताइए, क्या है जो मैं नोएडा NCR की बात करूं तो यहाँ पे कंपनीज जो इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे हमने देखा कि फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे नोएडा है इस वक्त, राइट। इसी तरीके से गुड़गांव में कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, ये वो है। तो ये जो NCR का जो डाउन द लाइन 10 ईयर आप क्या देखते हैं? पोल्यूशन इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट इन टर्म्स ऑफ लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहें या लोग इन्वेस्ट करना चाहें इन कमर्शियल, या फिर उस तरीके से आप कैसे देखते हैं इसको? कमर्शियल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा NRI को कि इन्वेस्ट करे, बहुत ही ट्रिकी गेम है। कमर्शियल इसके डायनेमिक्स बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, शॉपिंग का स्टाइल, शॉपिंग मॉल बंद हो रहे हैं कई, तो कई सारे शॉपिंग मॉल गोस्ट मॉल्स बन चुके हैं। तो कमर्शियल में तो मैं कहूँगा कि अवॉइड। सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए, इवन चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो एंड यूज़ हो, कि पहले मैं, दूसरा क्या है ना, यू शुड नॉट मिक्स इन्वेस्टमेंट एंड यूज़। आप ये देखें कि आप वही चीज़ लो जो आप यूज़ कर सकते हो, वो करो ना करो डिफरेंट है।
बट आप लो ही वो जो आपको लगता है मैं या मेरा बच्चा यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको एक फ्लैट किसी अच्छी सोसाइटी में लेना चाहिए जिससे आपका एक फुटहोल्ड एनसीआर में बन जाए। अब आपने जैसे नोएडा का एग्जांपल लिया, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। गूगल पिक्सल के सारे डिवाइस नोएडा में बन रहे हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी नोएडा बेस्ड हैं, और इस तरह के सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया का सबसे बड़ा हब नोएडा बन चुका है और आने वाले समय में बनेगा। ऐसे ही सारे आपने कॉर्पोरेट ऑफिस बताए गुड़गांव में। तो डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट से पहले आप ये सोचिए कि आपकी कल्चरल एफिलिएशन कहाँ से है, आपका फूड बड्स कैसी हैं, टेस्ट कैसा है, आपका आप कौन से तीज त्यौहार बनाते हो, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहाँ रहते हैं। मान लो अगर आप मराठी हैं तो आप मुंबई पूना को कंसिडर कर लीजिए, अगर आप वेस्ट यूपी से हैं आप नोएडा कंसिडर कर लीजिए, अगर आप पंजाब हरियाणा से हैं तो आप डेफिनेटली गुड़गांव कंसिडर कर लीजिए। तो किसी एक अच्छी सोसाइटी में पहले अपने सेल्फ यूज़ के लिए 3-3.5 BHK। अच्छा, दूसरा मैं एक ब्लाइंड स्पॉट बोलूँगा, वहाँ पे ना NRI जिनके पास ठीक ठाक पैसा है दे बिकम ओवर एम्बिशियस। मैं तो पेंट हाउस ही लूँगा, मैं तो विला ही लूँगा, जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक मैं कुछ लूँगा नहीं। राइट। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 2000 स्क्वायर फीट ±10%, यानी कि 1800 से 2200 स्क्वायर फीट की रेंज में जो 3-3.5 BHK आते हैं, आई थिंक दैट्स अ वेरी स्वीट स्पॉट बोथ फॉर एंड यूज़ एंड इन्वेस्टमेंट। आप उसको कंसिडर करिए, किसी ग्रेड ए बिल्डर का किसी अपने बजट के हिसाब से किसी सोसाइटी में ले लीजिए, और किसी मामा चाचा पापा माँ किसी के कहने पे, मौसा के कहने पे आउटस्कर्ट्स में प्लॉट ले लूँ, ये सब मत करिए। कई बार ये भी आती है प्लॉट लें कि फ्लैट लें, फिर पापा बोलेंगे नहीं बेटा प्लॉट अच्छा है, प्लॉट अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा प्लॉट अच्छा है, लेकिन आप NRI हैं, आप इस चक्कर में मत पड़िए, इसको अवॉइड करिए। आप पहले वैसे भी मेरे को पर्सनल लगता है कि प्लॉट की स्टोरी अब ना इतनी चार्मिंग बची नहीं है, क्योंकि अब शहरों का जो है ना वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल जो 90s में लिबरलाइजेशन के बाद हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हुआ सिटीज़ का, लोगों ने और कॉलोनीज काटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और प्लॉट काटे, लोगों ने वहाँ कोठियाँ बनाई, प्लॉट्स बनाए, बिल्डर फ्लोर बनाए। आई थिंक दैट स्टोरी इज़ नो लॉन्गर एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे कि माइवन कंस्ट्रक्शन आ गई है, उस वजह से अब जैसे एक प्रोजेक्ट है, आई डोंट वांट टू नेम द बिल्डर, आई टेक DLF पिरवाना है, वो 50 फ्लोर का रेजिडेंशियल टावर बना रहा है, पूरी अरावली है वो 40 फ्लोर का रेजिडेंशियल टावर बना रहा है। जिस प्रोजेक्ट में मैंने फ्लैट लिया वो उसमें जो 2 टावर हैं वो 35 फ्लोर के हैं। तो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन NCR विच नेवर हैपेंड बिफोर इज द वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़। तो डोंट बाय प्लॉट्स इन आउटस्कर्ट्स एरिया। अगर आपको खरीदना ही है तो ट्राई टू बाय समथिंग इन अ गुड सोसाइटी अराउंड 1800 से 2200 स्क्वायर फीट के बीच में, 3-3.5 BHK ऑफ अ गुड बिल्डर, सो दैट। और आई एम टेलिंग यू विद कॉन्फिडेंस कि इन सोसाइटी में जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, मैंने आज आपकी सोसाइटी भी देखी, मैं भी इन्वेस्टेड हूँ गाँव में, मैंने अपनी सोसाइटी, द काइंड ऑफ एमिनिटीज़ एंड द काइंड ऑफ लैंडस्केपिंग दैट दीज बिल्डर्स आर डूइंग, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना इंडिया में कहीं मिलेंगे NCR के अलावा। मुंबई में तो जगह ही नहीं है ऐसी जगह बनाने के लिए, पुणे में उतना बजट नहीं है लोगों की वो उतनी हाई फाई अमेनिटीज अफोर्ड कर सकें। बैंगलोर में भी वही, इट प्रीडोमिनेटली ड्रिवन बाय द सैलरीड इनकम क्लास, वहाँ का रियल एस्टेट। सिर्फ एक दिल्ली NCR का यहाँ शौकीन लोग हैं और लग्जरी पे खरीद रहे हैं। येस, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स प्राइस बहुत अप्रिशिएट हो गए हैं, तो दिस 1 or 2 year देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आपको एक वैल्यू डील मिल जाए रीसेल में, आप उस पर फोकस करिए। ओके फाइन। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आपने बोला ना अपार्टमेंट वर्सेस विला, इससे क्योंकि एक रियल टाइम स्टोरी भी है, वो भी मैं बताता हूँ, केस स्टडी भी है कि मेरे कई NRIs मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि नहीं हमें US में बड़े घर में रहने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि वहाँ पे नीचे पूरा आपका बड़ा हॉल है, ऊपर 3 बेडरूम बने हुए हैं, नीचे पीछे गार्डन है, ये वो है, हमें ऐसा ही कुछ चाहिए। तो जब वो यहाँ पे ढूंढने निकलते हैं पता चलता है वो अगर लेने जाते हैं तो वो 10-20 करोड़ से नीचे का नहीं होता है, तो फिर वो यहाँ भी नहीं खरीद पाते हैं। और वो जब वो अपार्टमेंट देखने आते हैं तो 4000-5000 स्क्वायर फीट का भी अपार्टमेंट देखते हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स अराउंड 9 to 10 करोड़, तो वो घर ही नहीं खरीद पाते हैं। उसका पता है सोल्यूशन क्या है हेमंत? आपको 4000 का अपार्टमेंट नहीं खरीदना है, आपको 2-2000 स्क्वायर फीट के 2 अपार्टमेंट खरीदने हैं। ओके, उससे आपके मल्टीपल फ़ायदे हैं, मैं बताता हूँ। पहला फ़ायदा तो आपको 4000 स्क्वायर फीट स्पेस मिल गई। दूसरा फ़ायदा है कि अभी आ हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने बच्चे भी लाऊंगा, मैं भी हूँ, मेरे पेरेंट्स भी हैं, तो हम 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, हम साथ रहेंगे, तो आई नीड बिगर स्पेस। तो जैसे कोठियों में मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं, ऐसे ही आप मल्टीपल फ्लैट ले लो। तो एक फ्लैट में आप और आपके बच्चे रह लेंगे, एक फ्लैट में आपके पेरेंट्स रह लेंगे।
उससे एक और सोशल बेनिफिट है कि आपके और आपकी मम्मी की और आपकी वाइफ की किचन अलग हो गई, ये भी बेनिफिट है। किसी को चाय बनानी है, किसी को लौकी तोरी खानी है, किसी को नेटफ्लिक्स देखना है, किसी को मोमोज खाने हैं, तो यू हैव सेपरेट किचन। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आप इतना बड़ा फ्लैट मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। अगर मान लो कल को आपके पेरेंट्स चले गए, अमृत पीरे का तो कोई नहीं आया, जाना ही है, तो आप उस फ्लैट को रेंट पे चढ़ा दो, एक फ्लैट में आप रह लो। कल को आपके बच्चे बाहर चले गए, मान लो वो गुड़गांव से हाइपोथेटिकली बैंगलोर चले गए या कैलिफोर्निया चले गए, कहीं भी चले गए, तो आप 4000 फ्लैट मेंटेन करना चाहते हो कि 2000 स्क्वायर फीट का मेंटेन करना चाहते हो, तो आपके लिए वो मेंटेनेंस आसान हो गई। तो आप 2000 वाले में रह लो, दूसरे 2000 को किराए पे चढ़ा दो। मान लो आपकी फाइनेंशियल नीड चेंज हो गई, यू वांट टू सेल 1 यूनिट, 4000 यूनिट में से 2000 कैसे बेचोगे? तो आप उस 2000 को बेच के बैंगलोर में अपने बच्चे के लिए 2000 स्क्वायर फीट का दूसरा अपार्टमेंट ले सकते हो। तो आई वुड से हैव अ मॉड्यूलर अप्रोच इन लाइफ। आपको अगर 4000 स्क्वायर फीट का फ्लैट चाहिए, आप 2-2000 के 2 ले लो। अगर आपकी इतनी औकात है कि आप 4000 का ले सकते हो, तो आप 2-2000 फीट के एक ही सोसाइटी में 2 ले लो, उससे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेटर चलेगी। दैट इज़ माई ओवरऑल। और विला इज़ अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। विला के चक्कर में मत पड़ो। NCR में कुछ विला नहीं होता। या तो आप कोठी लेके प्लॉट लेके अपनी कोठी काटो, विच आई थिंक इज़ नो लॉन्गर। जिस तरह से सोशल स्ट्रक्चर इंडिया का बदल रहा है, आई थिंक कोठी में रहने का मज़ा नहीं है। मज़ा आप अच्छी सोसाइटी में रहने का ही है। तो फोकस ऑन फ्लैट्स। और ये विला जो बिल्डर बनाते हैं, ये वेस्ट ऑफ मनी है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके तो जैसे अब मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक कल्चर जैसे गुड़गांव में था, एक प्लॉट लिया, उसमें ग्राउंड फ्लोर में स्टिल्ट पार्किंग बना दी, फिर 3 फ्लोर बना दिए। उसमें ये आता है कि भाई ये वाला फ्लोर मेरा इंडिपेंडेंट है और ये मेरा है। लेकिन मेरा जो डिस्कशन होता है कि भाई उसमें फिर क्लब कहाँ है, उसमें स्विमिंग पूल्स कहाँ हैं, और उसमें अगर मैं देखूँ कि बच्चों के खेलने के लिए स्पेशली और एक सेफ्टी और वो सब जो NRI को चाहिए, जिस चीज़ के लिए वो डरता है कि बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी एंड उसको सोशल, वो तभी मिलेगा जो गेटेड कम्युनिटी में मिलेगा, राइट? उसका मैं यही कहूँगा कि देखो, मैं प्लॉट के अगेंस्ट नहीं हूँ। प्लॉट इज़ अ वेरी गुड एसेट क्लास फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इवन फॉर ग्रोथ, बट फॉर एन एंड यूज पर्सपेक्टिव मैं को लगता है कि जो एक गेटेड कंपाउंड आपको प्रोवाइड करता है, वेल वेंटिलेशन। अच्छा, दूसरा मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। जो तो आपने बताया वो तो है ही। आप अगर स्टिल्ट +4 में रह रहे हो, वहीं कुत्ता भौंक रहा है, वहीं बिजली का खंभा, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं, इधर प्लॉट इधर भी सब बना हुआ है। फिर कल को आपके बगल वाला बनाएगा, फिर खटपट, फिर इधर वाला बनाएगा, फिर खटपट, फिर पीछे वाला बनाएगा, फिर खटपट, फिर कोई सीटी आके बजा रहा है, फिर डस्ट आपके घर में सारी गुजरी है। ये बात तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। आपने एक प्रोजेक्ट में लिया 8 एकड़ का, 15 एकड़ का, 20 एकड़ का, 40 एकड़ का, कुछ प्रोजेक्ट हैं 40 एकड़ वाले भी बहुत अच्छे, वो पूरा बन गया। अब खटपट नहीं हो रही ना। आपने 18वें, 20वें, 25वें फ्लोर पे फ्लैट ले लिया, नॉइज़ नहीं आ रही, हॉकर्स की आवाज़ नहीं आ रही, मक्खी मच्छर नहीं आ रहे, धूल नहीं आ रही, तो आपने अपने लिए एक वैक्यूम क्रिएट कर लिया। और फिर जब बच्चों को खेलना, नीचे आके खेल लेंगे। तो पर्सनली मैं बिल्ड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, अगर आपके देखो बड़ा परिवार है कि आपके चाचा ताऊ मिलके प्लॉट लेके बना रहे हैं, आप में बॉन्डिंग है, जो कि इन मोस्ट केसेस नहीं है, मोस्ट केसेस नहीं है। अब तो न्यूक्लियर फैमिली है, चाचा ताऊ छोड़ो, सास बहू में नहीं पट रही। तो वो तो दूर। अगर वैसा केस है कि भाई आप एक जॉइंट फैमिली सेटअप में है, सारा पैसा पूल करके मिलके बना रहे हैं, इट माइट मेक सेंस। बट आई वुड स्टिल से कि इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट स्टिल्ट +3 और स्टिल्ट +4, बाय 3 अपार्टमेंट्स इन अ गुड सोसाइटी। ओके ठीक है, वी आर नाउ एंड ऑफ पॉडकास्ट। तो ऐसा कोई मैसेज है जो आप NRI कम्युनिटी को देना चाहते हैं बिफोर वी एंड? मैं यही कहूँगा, जो करंट रेट हो गए हैं मार्केट में, उसमें आप जल्दबाजी ना करें कि आपका कुछ मिस हो गया है। अगर आप वहाँ से एक नॉर्मल फ्लैट ले सकते हैं, मतलब विदाउट डेट फ्री, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे NCR का थोड़ा मार्केट महंगा हो गया है, तो दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग फाइनेंशियल डिसीजन दैट यू कैन टेक इन योर लाइफ। कि आपके उसके बाद अगर आपकी सैलरी कम भी है ना NCR में, और आपका घर अपना है, तो अफोर्डेबल है लाइफ यहाँ पे। अगर आपके नक्शे कम है, नक्शे पाल रखे हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, स्कूल ऐसा, गाड़ी ऐसी, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका घर अपना है ना, तो आप एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ एट इवन अ मीडियम सैलरी आप जी सकते हो। तो मेरा एक रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ लुक एट इंडिया एज अ एग्जिट। एक रिकमेंडेशन में लास्ट में शायद कवर करना भूल गया, मैंने आपको बताया हम जॉब की तैयारी करते हैं 6 साल।
10th से शुरू कर देते हैं, फिर 2 साल इंजीनियरिंग की, फिर 4 साल इंजीनियरिंग करके 6 साल। तो अगर आप 6-7 साल से हैं, आपने लेट 30s में है, मिड 40s में हैं, तो आपके करियर ही अगर 6-7 साल में ख़त्म होने वाला है, तो प्लीज़ हैव एन एग्जिट प्लान। हम यूएस जाने की तैयारी तो करते हैं, GRE दो, GMAT दो, इंटरव्यू की तैयारी करो, SOP लिखो, फलाना लिखो, जाने की एंट्री प्रिपरेशन तो पूरी है, आपका एग्जिट प्लान क्या है वो क्लियर बना लो। व्हाट इज़ अ प्लान बी, एक होना चाहिए। Right. So that is my overall message to the NRI community. Having said that, it was nice talking to you, Ekansh ji, and Thank you. thanks for coming. It was nice talking to you, and we'll keep in touch. Thank you. Thank you.